गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग कॉमरेड। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी एंडोक्राइन सिस्टम के पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बारे में। हमने जाना था कि हाइपोथैलेमस कैसे काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पर अपना कैसे कमांड करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड अदर ग्लैंड्स पे कैसे कमांड करती है, इसलिए उसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, वहाँ तक हम जान चुके थे, वहाँ तक हम समझ चुके थे। कोई डाउट है लेकिन आपने कमेंट नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में कि थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड पे पिट्यूटरी कैसे वर्क करती है और ये आगे जाके कैसे फंक्शन करते हैं। उससे पहले थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि थायराइड और पैराथायराइड की एनाटॉमी क्या होती है, थायराइड ग्लैंड क्या होती है, कितना इसका वेट होता है, कितनी इसकी लंबाई होती है, कितनी इसकी चौड़ाई होती है और कहाँ पे सिचुएटेड होती है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आइए शुरू करते हैं थायराइड ग्लैंड से। तो थायराइड ग्लैंड की हम बात करते हैं, थायराइड ग्लैंड क्या होती है। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होती है? थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप की एक ग्लैंड होती है। कैसे शेप की? बटरफ्लाई मतलब तितली के आकार की एक ग्लैंड होती है जो कि कहाँ होती है? नेक में सिचुएटेड होती है। नेक में, अब नेक में कहाँ पे सिचुएटेड होती है? नेक में अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो नेक में ये लेरिंग्स, in front of larynx और both या फिर each side of trachea। थायराइड ग्लैंड की बात करें तो बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है जो कि नेक में होती है, नेक में इन फ्रंट ऑफ लैरिंग्स और ईच साइड ऑफ ट्रैकिया। जैसे अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये अगर हमारा ट्रैकिया हो गया और ये हमारा लैरिंग्स ऊपर वाला हो गया, तो ये ग्लैंड कैसी होगी? बटरफ्लाई शेप की। ठीक है, अब इसके वेट की अगर हम बात करें तो इसका वेट होता है 20 से 40 ग्राम। ठीक है, 20 से 40 ग्राम का वेट हो गया। लेंथ की अगर बात करते हैं, लेंथ हो गई इसकी 5 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ की अगर बात करते हैं तो विड्थ हो गई इसकी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर हो गई। अब जो डायग्राम बनाया उसको ध्यान से देखना। ठीक है, डायग्राम में हमने क्या बोला कि थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई शेप की एक ग्लैंड होती है। ठीक है, जो कि लेरिंग्स के सामने और ईच साइड ऑफ द ट्रैकिया, राइट साइड वाली ट्रैकिया को हम राइट थायराइड ग्लैंड बोलेंगे और लेफ्ट साइड की ट्रैकिया को हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट थायराइड ग्लैंड। ठीक है, बटरफ्लाई शेप की स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? थायराइड। ट्रैकिया के दोनों साइड में होती है, लैरिंक्स के सामने होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम थायराइड। ठीक है, अब थायराइड को, दोनों थायराइड ग्लैंड को जोड़ने वाले एक स्ट्रक्चर को हम, इसको हम क्या बोल नाम देंगे? जो बीच में से स्ट्रक्चर जा रही है इसको हम नाम देंगे इस्थमस। इस्थमस। ठीक है, आगे बात समझ में? इसको हमने इस्थमस नाम दिया। हमने इसके वेट की बात की कि 20 से 40 ग्राम इसका वेट होता है, लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया थायराइड ग्लैंड के बारे में एनाटॉमी, बेसिक एनाटॉमी। ठीक है, अब इसकी हम बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में तो इसमें होता है, इसमें 2 टाइप की सेल्स पाई जाती है। बेसिकली 2 टाइप की सेल कौन कौन सी पाई जाती हैं? पहली सेल्स पाई जाती है इसमें फॉलिकुलर सेल्स और दूसरी सेल्स पाई जाती है इसमें पैराफॉलिकुलर सेल्स। अब इन दोनों सेल्स का काम क्या होता है? सीक्रेशन का काम क्या होता है? हमें पता है, हमें नहीं पता है। ठीक है, हमें ये नहीं पता है कि थायराइड ग्लैंड से 2 हार्मोन, 2 टाइप के, एक तो T3 T4 और एक कैल्सिटोनिन, 2 तरीके के हार्मोन रिलीज होते हैं। तो फॉलिकुलर सेल्स क्या करती हैं? फॉलिकुलर सेल्स T3 और T4 को रिलीज करने का काम करती हैं और पैराफॉलिकुलर कौन से हार्मोन को रिलीज करने का काम करती हैं? कैल्सिटोनिन हार्मोन को रिलीज करने का काम करती हैं। ठीक है, हमें ये नहीं पता था, अब हमें पता चल गया कि फॉलिकुलर सेल्स T3 T4 सीक्रेट करेंगी और पैराफॉलिकुलर सेल्स कैल्सिटोनिन सीक्रेट करेंगी। ठीक है, अब T3 का नाम क्या होता है? T3 का नाम होता है ट्राई
आयोडोथायरोनिन, क्योंकि इसमें 3 आयोडीन के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 3 आयोडीन एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और T4 मतलब 4 आयोडीन एलिमेंट्स, इसका मतलब हो गया इसका नाम टेट्रा आयोडोथायरोनिन, या इसको थायरोक्सिन के नाम से भी हम बोल सकते हैं, थायरोक्सिन, इसको थायरोक्सिन भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो इतनी एनाटॉमी समझ में आई। थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई शेप की होती है इन्फेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ के बाद अगर हम इसकी एनाटॉमी के बाद अब हम इसके काम फंक्शंस की तरफ जाते हैं कि इसका फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फंक्शन डिपेंड करता है आयोडीन की मात्रा के ऊपर। ठीक है, आयोडीन अगर इसको जितना आयोडीन इसको चाहिए उतना आयोडीन इसको मिलेगा तो ये प्रॉपर तरीके से T3 और T4 रिलीज करेगी। ठीक है, और T3 और T4 का उसके बाद क्या काम करेंगे कि मेटाबॉलिज्म, बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसको रेगुलेट करने के काम आता है क्या, T3 और T4। अब जब मेटाबॉलिज्म प्रॉपर बॉडी में हो रहा है तो बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसी होगी, प्रॉपर तरीके से चलेगी। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का। अब इसके अलावा इसका दूसरा काम है वो सुनते हैं। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ तो स्क्रीनशॉट लगाना। ठीक है, अब इसको हम चेंज करते हैं थोड़ा सा। एनाटॉमी की बात हो गई है, एनाटॉमी आई होप सबको समझ में आ गई होगी। अगर किसी को समझ में नहीं आया है कुछ तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना डाउट डाल के मुझे बता दें ये चीज़ समझ में नहीं आई है। ठीक है, अब हम इन दोनों हार्मोनों को हम साथ में रखते हैं, T3 T4 और कैल्सिटोनिन। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट आते हैं किस पे कि थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है। हमने यहाँ तक जाना कि थायराइड ग्लैंड का काम होता है मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, मेटाबॉलिज्म अगर आयोडीन बढ़िया तरीके से काम आ रहा है तो T3 और T4 आयोडीन रिलीज कर देंगे। अब ये रिलीज कैसे हो रहा है, सबसे पहले हाइपोथैलेमस ने हमने जाना कि हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन, तो टी आ रहा है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, तो हाइपोथैलेमस ने सीक्रेट किया। उसके बाद क्या हुआ कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पास सिग्नल गया और पिट्यूटरी ग्लैंड से बोला कि भाई तू थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट कर। पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के पास गया और पिट्यूटरी ग्लैंड ने थायराइड ग्लैंड से बोला कि भैया आप T3 और T4 रिलीज करो। क्यों, क्योंकि बॉडी में मेटाबॉलिज्म गिरता है। अब अगर ब्लड में T3 और T4 का अमाउंट ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसके बाद नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा और हाइपोथैलेमस से बोलेगा कि T3 और T4 का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको कम कर दो। अब जब कम हो जाएगा और इसको बढ़ाना होगा तो वापस से पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म आएगा और उसको बोलेगा भैया अब आप थायराइड ग्लैंड पे बढ़ा दो। ये इसका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो गया। कैसे हाइपोथैलेमस इसको कमांड देगा, वो चीज़ हो गई। ठीक है, अब इसी के साथ साथ एक दूसरी एक्टिविटी और चलती, ये तो हो गया T4 और T3 का काम। ठीक है, कि T4 कैसे निकला, T3 कैसे निकला और उसने मेटाबॉलिज्म को जो है बढ़ा दिया। अब रह गया हमारा एक काम, कौन सा, कैल्सिटोनिन वाला। ठीक है, कैल्सिटोनिन। अब जब पैराफॉलिकुलर सेल्स कैल्सिटोनिन रिलीज कर रही हैं तो बेसिक सी बात है इसके लिए भी कोई ना कोई काम बनाया होगा। ठीक है, मानते हो इस बात को कि इस कैल्सिटोनिन का भी कोई ना कोई काम होता होगा। अब कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है कि कैल्सिटोनिन का काम होता है कि ब्लड में जो भी कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए उस कैल्शियम के लेवल को कम कर देती है। अब हमने सुन लिया भाई इतना कि कैल्सिटोनिन क्या कर रहा है, कैल्शियम के अमाउंट को ब्लड में से कम कर रहा है क्योंकि ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया। अब वो काम कैसे करता है, 2 तरीकों से ये काम हो सकता है। इस काम को अंजाम कैसे देगा, ये 2 तरीकों से देगा। पहला तरीका तो ये कि ब्लड में से अगर जो कैल्शियम है उसको बोन तक पहुंचा दे और बोन का फॉर्मेशन कर दे, क्योंकि बोन में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, बहुत कैल्शियम होता है बोन में। ठीक है, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। ब्लड में जो हायर कैल्शियम का अमाउंट है उसको बोन तक पहुंचा दे, पहली एक्टिविटी ये करेगा। दूसरी एक्टिविटी क्या करेगा, जो नेफ्रॉन्स हैं अपने, ठीक है, नेफ्रॉन में जो ट्यूबुल्स हैं, ठीक है, रीनल ट्यूबुल्स, उसमें है, जैसे देखो ये रीनल ट्यूबुल्स हैं। अब मान के चलो इसमें कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो रहा था,
ठीक है, इतना एक्सेसिव कैल्शियम हो गया है ब्लड में। अब ये एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगा, वापस से ब्लड में जाएगा। तो हमें क्या करना है कि इसको एब्जॉर्ब होने से रोकना है। कैल्सिटोनिन ने क्या किया, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन को रोक दिया, और एब्जॉर्प्शन को रोकने के बाद ये सीधा यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा एक्सेसिव जो कैल्शियम है। ठीक है, दो तरीकों से कैसे काम किया, एक तो ब्लड में बोन तक लेके गए हम कैल्शियम को, उसके अलावा क्या किया हमने, नेफ्रॉन से जो सीक्रेट जो क्या कहते हैं, हाँ, जो ये वापस से जा रहा था ब्लड में, उसको हमने रोक दिया और ये किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो गया। ठीक है, दो तरीके से काम हो गया। तो हमने थायराइड ग्लैंड के दो काम सीखे, एक मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, एक बोन फॉर्मेशन करेगा, या फिर जो ब्लड में कैल्शियम का अमाउंट बढ़ा हुआ था उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, ये हो गई थायराइड ग्लैंड की बात। देखो कितना सिंपल था, नहीं? अभी भी किसी को समझ में नहीं आया हो तो मेरे लिए कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता और छोड़ देना और कोई भी डाउट हो तो बता देना। ठीक है, ये हो गई हमारी थायराइड ग्लैंड की बात। अब हम दूसरी ग्लैंड की ओर चलते हैं जिसका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, इतने बेसिक तरीके से समझाया है, आई होप समझ में आ जाना चाहिए बस। ठीक है, अब हम दूसरी ग्लैंड की ओर आते हैं, पैराथायराइड। टैलेंट देख रहे हो, पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब पैराथायराइड ग्लैंड क्या होती है, पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के ही पीछे के बैक साइड में, नेक के बैक ऑफ द नेक, बैक ऑफ द नेक एक ग्लैंड स्थित होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब अगर पैराथायराइड ग्लैंड की बात करें हम, तो पैराथायराइड ग्लैंड क्या होगी, ये अपना ट्रैक किया, ये बैक साइड है नेक की। ठीक है, अब इसमें पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ होती है, ये हो गई अपनी पैराथायराइड ग्लैंड। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। ठीक है, चार हमारी पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं। ऊपर वाली पैराथायराइड को हम बोलते हैं सुपीरियर पैराथायराइड, सुपीरियर पैराथायराइड, और नीचे वाली को हम बोलते हैं इंफीरियर पैराथायराइड। ठीक है, चार हमारी ग्लैंड्स होती हैं पैराथायराइड, जिसको ऊपर वाली दो ग्लैंड को बोलते हैं सुपीरियर पैराथायराइड, और नीचे वाली को हम बोलते हैं इंफीरियर पैराथायराइड। ठीक है, एक अगर हम इसके वेट की बात करें तो एक पैराथायराइड का वेट होता है 50 mg, 50 mg एक का वेट होता है 50 mg। ठीक है, थायराइड ग्लैंड हमारी कहाँ थी, थायराइड ग्लैंड हमारी नेक के आगे थी। पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ होगी, पैराथायराइड ग्लैंड हमारी नेक के पीछे होती है। ठीक है, तो अब पैराथायराइड ग्लैंड का काम होता है, पैराथायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है क्या, इसके पैराथायराइड ग्लैंड के नाम पे ही इसका हार्मोन है पीटीएच, पैरा हार्मोन। ठीक है, पीटीएच पैरा हार्मोन, या इसको पैराथायराइड हार्मोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इस हार्मोन का काम क्या होता है, ये हार्मोन चलता है, पीटीएच हार्मोन जो होता है ये हमेशा चलता है कैल्सिटोनिन के अगेंस्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका, पैराथायराइड हार्मोन कैल्सिटोनिन के अगेंस्ट चलेगा। अगर कैल्सिटोनिन बढ़ेगा तो पैराथायराइड कम होगा, अगर पैराथायराइड बढ़ेगा तो कैल्सिटोनिन की एक्टिविटी को कम करेगा, हार्मोन की एक्टिविटी को नहीं, ये जो काम कर रहा था उसको, पैराथायराइड हार्मोन जो काम कर रहा था उसको। ठीक है, इनके फंक्शंस को ये डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड का कैल्सिटोनिन का काम क्या था, कैल्सिटोनिन का काम ये था कि ब्लड में जो कैल्शियम बढ़ रहा था उसको कम कर देना, ये कैल्सिटोनिन का काम था। तो पैराथायराइड का काम क्या होगा कि ब्लड में जो कैल्शियम कम हो रहा था उसको ये इंक्रीज कर देगी। हो गया एंटी कंट्रोवर्सी। कैल्सिटोनिन का काम कर रही थी कि ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल ज़्यादा बढ़ रहा था उसको कम कर रही थी, और पैराथायराइड हार्मोन ने क्या कर दिया कि ब्लड में जो कैल्शियम कम हो रहा था उसको बढ़ा दिया। हो गए कंट्रोवर्सी दोनों।
अब कैसे हो रहा है काम, इसका हमने बता दिया था कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल कैसे बढ़ रहा है तो उसको कम कैसे करना है, वो बताया था ना बोन से। और अब ये वाली मैकेनिज्म कैसे होगी वो समझते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। चलो अब ये वाली मैकेनिज्म समझते हैं, चलो कि पैराथायराइड हार्मोन कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ओके, आ जाओ। ये पैराथायराइड हार्मोन कैसे काम करेगा, PTH। हमें क्या करना है कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करवाना है। अब ये इंक्रीज करवाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो मैकेनिज्म काम में लेंगे। दो मैकेनिज्म क्या की, पैराथायराइड हार्मोन ने जो बोन होता है, बोन, वहां पे क्या हो रहा था, बोन में कैल्शियम जमा हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा, बोन में ऑस्टियोक्लास्ट सेल को मैसेज जाएगा कि भैया हमें कैल्शियम चाहिए, और हमारा कैल्शियम आपकी बोन के पास चला गया है, तो हमें हमारा कैल्शियम चाहिए, बस बात खत्म। अब बोन से जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होती हैं वो कैल्शियम को निकाल देंगी, जिससे कि बोन डिजनरेट होने लग जाएंगी, और यहाँ पे कैल्शियम का अमाउंट बढ़ने लग जाएगा। कहाँ पे, ब्लड में। ठीक है, दूसरी मैकेनिज्म क्या होगी, दूसरी मैकेनिज्म ये होगी कि जो रीनल ट्यूबुल से जो हमने एब्जॉर्प्शन रोका था, वो एब्जॉर्प्शन वापस होने लग जाएगा। रीनल ट्यूबुल से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा, और ये कैल्शियम वापस से कहां चला जाएगा, ब्लड में। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, अब तीसरी मैकेनिज्म क्या होगी, ये पैराथायराइड हार्मोन की, ये विटामिन डी को स्टिमुलेट करेगा। विटामिन डी को स्टिमुलेट करने के पीछे क्या रीजन है, कोई बता सकता है? मैं बताता हूँ। विटामिन डी को पैराथायराइड हार्मोन ने 3 काम किए अपने कैल्शियम को ब्लड में इंक्रीज करने के लिए। सबसे पहले इसने बोन में ऑस्टियोक्लास्ट फॉर्मेशन किया कि बोन में जो कैल्शियम था वो वापस से डिजेनरेट होकर और ब्लड में आ गया। रीनल ट्यूब्यूल से वापस से कैल्शियम एब्जॉर्ब किया और वापस से अपने ब्लड में वापस डाल लिया। 2 तरीके से कैल्शियम बढ़ा रहा है। अब तीसरे तरीके से कैसे कैल्शियम बढ़ाया है कि विटामिन डी को स्टिमुलेट किया। अब ये विटामिन डी क्या करेगा, ये विटामिन डी जाएगा इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में जो भी हमने खाना खाया है उसके थ्रू हमें जो भी कैल्शियम मिला है उस कैल्शियम को ला के और ब्लड में डाल देगा। ठीक है, विटामिन डी ये फंक्शन करेगा। इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में एक्टिविटी बढ़ी विटामिन डी की, और इंटेस्टाइन में जो कैल्शियम था उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके वापस से ब्लड में डाल देगा। 3 वे से कैल्शियम आ रहा है वापस से, तो ब्लड में क्या हो गया, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज। मिशन सक्सेसफुल, पैराथायराइड हार्मोन का मिशन सक्सेसफुल हो गया, और पैराथायराइड हार्मोन ने कैल्सिटोनिन के अगेंस्ट काम कर लिया। तो ये हो गई भाई थायराइड और पैराथायराइड हार्मोन की। अब अगर उसकी बात कर लेते हैं कि अगर थायराइड ग्लैंड में आयोडीन की डेफिशिएंसी अगर बॉडी में हो जाती है तो थायराइड ग्लैंड प्रॉपर तरीके से T3 और T4 रिलीज नहीं करवाएगी, जिसकी वजह से उसको क्या हो जाएगा, हिंदी में बोलते हैं गलगंड या घेंगा। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं गोइटर, जिसकी वजह से क्या होगा, थायराइड ग्लैंड का लार्ज हो जाएगी थायराइड ग्लैंड। क्यों? क्योंकि उसको अपना आयोडीन लेने के लिए वो अपनी साइज को इंक्रीज कर लेगी। ठीक है, काउंटर मैकेनिज्म के थ्रू, और उसका साइज बड़ा हो जाएगा, और उसको वो पाल्पेबल बाहर से हम देख सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड बढ़ गई है, तो उसको बोलते हैं हम गोइटर। ठीक है, तो ये सारा फंडा थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में था। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड में हमने बात की एनाटॉमी के बारे में, उसकी फिजियोलॉजी के बारे में, कैसे काम कर रही है, कैसे वो हार्मोन वर्क करेगा, कैसे क्या काम होता है, हार्मोनों का क्या काम होता है, और अगर थायराइड ग्लैंड में आयोडीन की कमी से कौन सी डिजीज होती है। अगर यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपना डाउट लिख के और सबमिट करा दें। उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है आगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे नर्सिंग कॉम्रेड पे। थैंक यू।